हेलो एवरीवन, वेलकम हार्डवेयर नर्सिंग क्लासेस। आज हम डील करेंगे क्लास सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्लास फर्स्ट के अंदर हमने क्या डील कर लिया था, तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने माइलस्टोन पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट सन पढ़े और आपको पता है कि जो हमारा साइकेट्रिक टर्म थी क्रिश्चियन रेल ने दी थी। फर्स्ट साइकाइट्रिस्ट के नाम से भी उनको जानते हैं, जोहन को। और इसके बाद हमने आगे की चीजें सारी डील कर ली कंप्लीट। हमने देखा कि अगर हम बात करें कि यदि हमारा एमएससी कब स्टार्ट हुआ था 1975 में, 1965 के अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग स्टार्ट हुआ। देन एमएससी नर्सिंग हम साइकेट्रिक से कब कर लिए 1975 में, जो कि राजकुमारी अमृत कौर मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट हुआ। इसके बाद हमने देखा है कि इंडियन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था, तो 1987 में आया। और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया, तो आप सबको पता है वो कब आया था, 1982 के अंदर आया था। इस कंप्लीटली हमने देखा। इसके बाद हमने अमेरिकन साइकेट्रिक की टेक्स्ट बुक जो लिखी थी बेंजामिन रश ने लिखी, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स लिंडा रिचर्ड। इस टाइप से कंप्लीट इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद नाउ हम पहुंच जाते हैं क्लास सेकंड के अंदर, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में डील करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की जब भी बात करते हैं तो वेरियस टाइप की क्लासिफिकेशन हमारे सामने आते हैं, जिसमें इंडियन मेंटल क्लासिफिकेशन भी आता है और अदर अमेरिका के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन भी आता है, रिसर्च का डोमेन भी आता है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं। जैसा कि टॉपिक आपको पता चल गया है, तो डील करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो बेसिकली अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर समझे तो दो टाइप से हम डील कर सकते हैं। पहला तो होता है साइकोसिस, दूसरा होता है न्यूरोसिस। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती है। सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन मेंटल डिसऑर्डर का करते हैं तो दो चीजें हमारे पास आती है, साइकोसिस और न्यूरोसिस। क्या आता है, साइकोसिस और न्यूरोसिस आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये बताना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइकोसिस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूरोसिस। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच में हम क्या देखना चाहते हैं, डिफरेंस देखना चाहते हैं सर। साइकोसिस और न्यूरोसिस, न्यूरोसिस डिसऑर्डर, दोनों के बीच में क्या देखना चाहते हैं, डिफरेंस देखना चाहते हैं। जब साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफरेंस देखते हैं तो साइकोसिस क्या है, तो आप बोलोगे सर साइकोसिस मेजर मेंटल डिसऑर्डर है, नीड ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें हमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। तो साइकोसिस क्या है, इट इज अ मेजर मेंटल डिसऑर्डर, इट इज अ मेजर मेंटल डिसऑर्डर इन विच नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें हमें किसकी जरूरत होती है, हॉस्पिटल की जरूरत होती है। इन विच नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज नोन एज द साइकोसिस। अच्छा, न्यूरोसिस क्या है, ये भी मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन ये क्या है, माइनर मेंटल डिसऑर्डर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज अ माइनर मेंटल डिसऑर्डर इन विच नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें हमें ज्यादातर केस में हमें हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती, तो नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम ये कर लेते हैं कि जो साइकोसिस पेशेंट होता है, इस साइकोसिस पेशेंट के अंदर जो इटियोलॉजी होती है, वेरियस टाइप की इटियोलॉजी आपको देखने मिलती है। साइकोसिस के होने के कारण क्या है और न्यूरोसिस डिसऑर्डर होने के कारण क्या है। तो साइकोसिस डिसऑर्डर होने के वेरियस कारण है, फिजिकल डेप्रिवेशन हो सकता है। साइकोसिस के कोज की बात करें हम तो हो सकता है फिजिकल डेप्रिवेशन, कि कोई उसका कास्ट बनना है, लॉस हो जाए, फिजिकल डेप्रिवेशन। लॉस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के लॉस होने की वजह से साइकोसिस डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, पहली बात।
दूसरा क्या हो सकता है सर, जैसे जैसे पेरेंट्स की डेथ होगी उसको टेंशन होना स्टार्ट होती है, एंजाइटी इतना ज्यादा घर बढ़ जाती है कि उसको मेंटल डिसऑर्डर की तरफ वो सफर करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर भी क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करता है किससे, साइकोसिस डिसऑर्डर से। किससे रिलेट करता है सर, साइकोसिस डिसऑर्डर से रिलेट करता है। और भी फैक्टर्स हैं जो कि अदर फैक्टर हैं, कहीं ना कहीं वो भी क्या करते हैं, हमें साइकोसिस डिसऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें न्यूरोसिस डिसऑर्डर, तो न्यूरोसिस डिसऑर्डर का बेसिकली जो कारण होता है एंजाइटी, फियर, फोबिया, ये जो ओसीडी है, ये सारे के सारे जो न्यूरोसिस डिसऑर्डर है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मान लो कि मुझे टेंशन हो जाए, लॉस ऑफ जॉब, मेरी जॉब चली जाए, तो वो टेंशन माइंड में बैठ जाएगी और उस वजह से क्या हो सकता है, न्यूरोसिस डिसऑर्डर हो सकता है। तो लॉस ऑफ जॉब एक कारण हो सकता है, लॉस ऑफ जॉब, ठीक है, मेरा बिजनेस लॉस हो जाए, लॉस ऑफ बिजनेस, मेरा कोई बिजनेस है जो बहुत अच्छा चल रहा था, तो जैसे मेरा वो बिजनेस लॉस होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे माइंड में वो क्या करेगा, इम्पल्स आएगा और मुझे टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे 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 मैं कहां पर चल जाऊंगा, एंजाइटी में, न्यूरोसिस डिसऑर्डर की ओर सफर करना स्टार्ट कर दूंगा। एंजाइटी हो जाएगा, फियर, फोबिया, ओसीडी, स्टेरेस टाइप की डिसऑर्डर्स में मैं सफर करना स्टार्ट कर दूंगा। ये होता है क्या, लॉस ऑफ बिजनेस। या फिर क्या हो सकता है, यूज ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंस। एंजाइटी या न्यूरोसिस डिसऑर्डर कब होते हैं, जब साइको एक्टिव सब्सटेंस का यूज करते हैं। यूज ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंस, साइको एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। या फिर अनमेरिड, या फिर क्या हो सकता है सर कि कोई बंदा है जिसके बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही है, अनमेरिड है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या रिलेट कर सकता है सर, आगे जाके वो उसको एंजाइटी देगा और उसको क्या होने लग जाएगा, ओसीडी होने लग जाएगा, क्या मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। आगे जाके न्यूरोसिस में हिस्टेरिया जैसे कंडीशन आ जाएगी, यदि फीमेल है तो हिस्टेरिक कंडीशन को डेवलप कर लेगी। तो ये अनमेरिड भी क्या होता है, कहीं ना कहीं किसको डेवलप कर सकता है, न्यूरोसिस डिसऑर्डर को यूज कर सकता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, और साइकेट्रिक में माइनर मेंटल डिसऑर्डर को सफर करेगा जिसमें न्यूरोसिस आता है, ठीक है। तो अनमेरिड भी क्या हो सकता है, एक कारण है हमारे किसका, मेंटल डिसऑर्डर का। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनमेरिड, लॉस ऑफ जॉब, बिजनेस, साइकोएक्टिव सब्सटेंस से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइकोसिस के, न्यूरोसिस डिसऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारा कॉजेस था, साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में हमने डील कर लिया। नाउ अब आगे हम चलते हैं, और आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास एक और बात सामने आती है कि जो हमारे जो साइकोसिस पेशेंट है जिसमें मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स है, इसमें हेलुसिनेशन एंड डेलिरियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है सर, इसमें हेलुसिनेशन प्रेजेंट होगा और डेलिरियम प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीजें हमको देखने मिलेगी, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, और दूसरा हमारे सामने आ जाता है क्या, डेलिरियम। क्या आ जाता है सर, डेलिरियम, डेलिरियम आ जाता है। तो डेलिरियम क्या होता है सर, मेजर मेंटल डिसऑर्डर है, डेलिरियम आ जाता है। स्पेलिंग सही कर लो, डेलिरियम आपको देखने मिलता है। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है कहां पर, न्यूरोसिस डिसऑर्डर में, प्रेजेंट होगा कहां पर, न्यूरोसिस सॉरी साइकोसिस डिसऑर्डर में। साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, हेलुसिनेशन और डेलिरियम देखने मिलता है। जबकि अगर हम बात करें न्यूरोसिस डिसऑर्डर में, हेलुसिनेशन और डेलिरियम जो होता है, हेलुसिनेशन और डेलिरियम क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन न्यूरोसिस, ठीक है। अब दो चीजें हमारे पास आती है, व्हाट इज द हेलुसिनेशन और व्हाट इज द डेलिरियम, ठीक है। तो हेलुसिनेशन क्या है, अगर कोई आपसे पूछे बेसिकली कि हेलुसिनेशन क्या है, एक्सप्लेन कर दो, हेलुसिनेशन क्या है, और कोई आपसे पूछ ले कि सर डेलिरियम क्या है, तो आप बोलोगे सर हेलुसिनेशन जो होता है ये हमारा क्या होता है, परसेप्शन का डिसऑर्डर, इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन। किसका डिसऑर्डर है, परसेप्शन का डिसऑर्डर। इसमें हम रॉन्ग परसीव कर लेते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन।
इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन एंड रॉन्ग परस्यू विदाउट ऑब्जेक्ट। बिना किसी ऑब्जेक्ट के हम किसी को रॉन्ग परस्यू कर लेते हैं, वो क्या हमारा हेलुसिनेशन है। तो ये होगा रॉन्ग परस्यू विदाउट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द हेलुसिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए कि बाहर जो है गेट के बाहर में जाएगा कोई पर्सन है, लेकिन एक्चुअली में वहां पर कोई है ही नहीं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वहां पर कोई बंदा है, मेरा दोस्त आया हुआ है, मेरा मित्र आया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में और रियलिटी में तो वहां पर कोई बंदा है ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, वो गेट बाहर वेट कर रही है कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, राजकुमार आएगा, आ ही नहीं रहा है, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से आएगा। ठीक है, तो वो क्या है, रॉन्ग परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्ट है। A person pursue that outside of door a person is an individual is present। बट रियलिटी के अंदर क्या है, बट इन रियलिटी एब्सेंट। तो रियलिटी में वहां पर कोई है ही नहीं, तो ये क्या है, हेलुसिनेशन है। और डेल्यूरियम क्या है, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द कॉन्शियसनेस। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये किसका डिसऑर्डर है सर, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। अब कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि टाइम प्लेस पर्सन के बारे में जो साइकोसिस पेशेंट है वो अनअवेयर हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर जिसमें टाइम प्लेस और पर्सन के बारे में जो आदमी रहेगा वो अनअवेयर हो जाता है, उसको बोल देते हैं डेलिरियम। तो ये किसका डिसऑर्डर हो गया सर, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर हो गया। तो ये डेलिरियम और हेलुसिनेशन जो है वो साइकोसिस के पेशेंट में नजर आता है, क्योंकि ये मेजर मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें हेलुसिनेशन प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ उसकी कॉन्शियसनेस भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। और साइकोसिस जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ये जो सिम्टम्स है ये आगे की ओर भ्रष्ट रूप ले लेते हैं और वो कंडीशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जबकि अगर हम न्यूरोसिस की बात करें तो हेलुसिनेशन और डेलिरियम वहां पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। कोई हेलुसिनेशन कोई डेलिरियम वहां पर पाया नहीं जाता है। न्यूरोसिस के पेशेंट का कॉन्शियसनेस स्टेबल होता है, उसको पता है क्या समय हो रहा है, मैं कहां पर हूं और मेरा नाम क्या है, एवरीथिंग वो जानता है न्यूरोसिस का पेशेंट। जबकि साइकोसिस का पेशेंट अपनी कंडीशन के बारे में अनअवेयर होता है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। दूसरी हम बात कर लेते और क्या डिफरेंस है सर, तो बेसिकली और डिफरेंस की बात करें हम तो न्यूरोसिस के पेशेंट में क्या देखने को मिलता है सर, इनसाइड जो होती है एब्सेंट होती है। न्यूरोसिस के पेशेंट में क्या होगा सर, इनसाइड भी एब्सेंट होती है। इनसाइड जो होगी वो एब्सेंट होगी, किसके इनसाइड एब्सेंट होती है इन न्यूरोसिस पेशेंट। तो साइकोसिस पेशेंट में इनसाइड क्या होती है, एब्सेंट होती है सर। मतलब उसके अंदर जो मेंटल अवेयरनेस है वो एब्सेंट पाई जाएगी, किसमें, साइकोसिस वाले पेशेंट में। इनसाइड क्या होता है, अवेयरनेस अबाउट द ओन सेल्फ, अबाउट द मेंटल स्टेटस, जो अपने अंदर झांक कर अपने मेंटल स्टेटस के बारे में पता कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे, इनसाइड प्रेजेंट है। अपने जो साइकोसिस का पेशेंट है वो अपने बारे में कोई कंडीशन को बता ही नहीं सकता, तो इनसाइड एब्सेंट होते हैं कहां पर, यहाँ इस वाली कंडीशन में। इनसाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी डील करेंगे इसको आगे। जबकि इनसाइड प्रेजेंट होगी कहां पर, न्यूरोसिस के पेशेंट में। इनसाइड कहां प्रेजेंट होती है, इनसाइड प्रेजेंट इन न्यूरोसिस पेशेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ जब हम आगे चल जाते हैं और इनसाइड के बारे में ये सारी चीजें डील कर लेते हैं, तो हमारे सामने एक और बात समझ में आती है, वो समझ में आती है जजमेंट। जजमेंट का मतलब है किसी भी चीज को जज करना और उसको सही बताना। तो जो हमारा जो साइकोसिस का पेशेंट है वो अच्छे से जज भी नहीं कर पाएगा।
ठीक है। वो जो साइकोसिस का पेशेंट है वो अच्छे से जज नहीं कर पाएगा, तो जजमेंट भी यहाँ पर एब्सेंट होगा, क्या, साइकोसिस में। तो जजमेंट ऑल्सो एब्सेंट, जजमेंट इज एब्सेंट इन साइकोसिस। जबकि न्यूरोसिस में जजमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जज कर पाता है चीजों को। जजमेंट इज प्रेजेंट इन न्यूरोसिस। न्यूरोसिस वाली कंडीशन में हमको क्या होगा, जजमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम आगे डील करते हैं। साइकोसिस का पेशेंट जो होता है, देयर इज अ नो कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो रियल लाइफ जी नहीं पाता है, वो कहां पर चल जाता है, मेंटल डिसऑर्डर में चल जाता है, जैसे डेलीरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया, या तो चीजें भूल जाएगा या अपने आप को महान समझेगा, या फिर भी जो बिलीव है कि मैं तो इस धरती पर कुछ अमर करने आया हूँ, कुछ महान करने आया हूँ, मेरा जन्म जो हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, तो ऐसे ही आदमी कुछ बड़ा नहीं करते हैं, कुछ छोटा ही करते हैं जीवन में। ठीक है, तो हम बात कर देते हैं कि देयर इज नो कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी। यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज नो कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी देखने को मिलेगा। साइकोसिस पेशेंट की बात करें, देयर इज नो कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी। जबकि इसका क्या होगा, देयर इज, जो न्यूरोसिस पेशेंट है, कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी, इसका रियलिटी से लेना देना होता है, कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं आगे हम बात कर लेते हैं और क्या क्या कंडीशन है जो यहाँ पर देखने मिलती है। तो हम बात कर लेते हैं सर मैनेजमेंट की, बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अगर हम बात करें साइकोसिस पेशेंट का मैनेजमेंट, किसकी बात करें, साइकोसिस पेशेंट के मैनेजमेंट की बात करें और न्यूरोसिस के पेशेंट के मैनेजमेंट की बात करें, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर। साइकोसिस के पेशेंट को आप क्या कर सकते हो, साइको फार्मेकोलॉजी चलती है, क्या चलती है ट्रीटमेंट में, साइको फार्मेकोलॉजी से ट्रीट कर सकते हो। साइको फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी। यहाँ पर साइकोथेरेपी का यूज बहुत कम होता है, लेकिन साइको फार्मेकोलॉजी प्लस ईसीटी, प्लस क्या कर सकते हो सर, यहाँ पर ईसीटी कर सकते हैं हम, जहां पर बेसिकली दो ही चीजों पर ध्यान देंगे हम, साइको फार्मेकोलॉजी प्लस ईसीटी। ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो ईसीटी और साइको फार्मेकोलॉजी ये दोनों के दोनों यहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट होगा साइकोसिस में, क्योंकि न्यूरोसिस के पेशेंट में साइकोथेरेपी दी जाती है, ईसीटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। न्यूरोसिस के पेशेंट में नोट लगा के लिख लेना कि ईसीटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, कुछ स्पेशल केसेस में हम ईसीटी लगाते हैं न्यूरोसिस के पेशेंट में, तो नोट लगा के लिखोगे आप, इन न्यूरोसिस, इन न्यूरोसिस ECT is contraindicated, but some cases, but allow in special cases। कुछ स्पेशल केस होगा, स्पेशल केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ईसीटी दे सकते हैं। अच्छा, क्या मैनेजमेंट होगा, तो इसमें साइकोथेरेपी दी जाती है किसके अंदर, इसके अंदर न्यूरोसिस पेशेंट के अंदर, या फिर साइकोथेरेपी एक सम केसेस में हम क्या दे सकते हैं, साइको फार्मेकोलॉजी, कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं, साइको फार्मेकोलॉजी। ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट बातें। आपसे पूछा जा सकता है कि ईसीटी कहां पर देंगे, तो साइकोसिस डिसऑर्डर में देंगे सर, जबकि न्यूरोसिस डिसऑर्डर में क्या होता है, ईसीटी एब्सेंट होती है। आगे चलते हैं सर, डायग्नोसिस की बात कर लेते, प्रोग्नोसिस की बात कर लेते हैं, किसका प्रोग्नोसिस बेस्ट है, किसका प्रोग्नोसिस पुअर है। तो जो साइकोसिस पेशेंट का प्रोग्नोसिस की बात करें, इसकी बात करें, साइकोसिस के पेशेंट के प्रोग्नोसिस की बात करें, तो प्रोग्नोसिस जो है यहाँ पर
प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रिडिक्शन अबाउट द डिजीज कंडीशन। क्या होता है? अबाउट प्रिडिक्शन होना, पूर्वानुमान लगाना डिजीज कंडीशन के बारे में कि ये डिजीज कितना सही हो सकती है। तो प्रिडिक्शन अबाउट द डिजीज कंडीशन, प्रिडिक्शन अबाउट डिजीज कंडीशन, प्रिडिक्शन अबाउट द डिजीज कंडीशन इज नोन एज द पूर्वानुमान। इसको हम क्या बोलते थे? पूर्वानुमान करना कि डिजीज के सही होने की संभावना कितनी है, तो इसको प्रोग्नोसिस बोलेंगे। और जो साइकोसिस का जो पेशेंट है उसका प्रोग्नोसिस की बात करें तो उसका प्रोग्नोसिस कैसा होता है सर? साइकोसिस के पेशेंट का प्रोग्नोसिस हम पुअर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुअर प्रोग्नोसिस है। और पुअर प्रोग्नोसिस है यहाँ पर साइकोसिस। जबकि हम बात करें गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा आपको। अगर न्यूरोसिस के पेशेंट के प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसका जो प्रोग्नोसिस होगा गुड होगा, मतलब इसके सही होने की संभावना ज्यादा है। किसमें? न्यूरोसिस के पेशेंट में। न्यूरोसिस के पेशेंट में सही होने की संभावना ज्यादा है, इसका जो प्रोग्नोसिस है वो गुड होता है। साइकोसिस पेशेंट की बात करें तो उसके अंदर जो सीवियरिटी होती है ज्यादा होती है, ये लेस सीवियर होता है, ये मोर सीवियर होगा। हमारा जो ये डिसऑर्डर है मोर सीवियर होता है, सीवियरिटी होती है, जबकि इसका लेस सीवियरिटी होती है। ये हमारा डिफरेंस था बिटवीन द साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के बीच में। ठीक है, तो आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। देखो ये क्लास जो है कंपटीशन के एग्जाम के लिए तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। साथ ही साथ जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है जो साइकेट्रिक की सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए भी ये हमने उसी तरीके से इसका सिनेरियो सेट किया है कि उनके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हो, साथ ही साथ ये आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हो जो कंपटीशन के बच्चे उनके लिए। तो दोनों को पॉइंट में रखते हुए हमने इसको कंप्लीट बनाया है ताकि आप दोनों का बेनिफिट हो जाए। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो साइकोसिस न्यूरोसिस आता है। साइकोसिस मेजर मेंटल डिसऑर्डर है जबकि न्यूरोसिस माइनर मेंटल डिसऑर्डर है। आगे चलते हैं क्या कारण हो सकता है दोनों के। तो आप बोल सकते हो सर फिजिकल डेप्रिवेशन, जेनेटिक फैक्टर, अदर फैक्टर, ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए? साइकोसिस के लिए। जबकि न्यूरोसिस के लिए कुछ जैसे जॉब लॉस हो जाए, अनमेरिड रह जाए या फिर बिजनेस लॉस हो जाए, ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लीड करते हैं किसको सर? ये लीड करते हैं हमारे न्यूरोसिस डिसऑर्डर को। नाउ फिर हमने क्या डिस्कस कर लिया सर? उसके बाद आपने हमें ये बताया कि हेलुसिनेशन और डेल्यूरियम प्रेजेंट होता है हमारे केस में साइकोसिस डिसऑर्डर में। बिकॉज हेलुसिनेशन जो डेल्यूरियम है ये किसके डिसऑर्डर है? परसेप्शन और कॉन्शियसनेस के, और कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाती है हमारे केस में साइकोसिस में। जबकि प्रेजेंट होते हैं सॉरी एब्सेंट होते हैं किसमें? न्यूरोसिस के पेशेंट में। नाउ फिर हमने हेलुसिनेशन और डेल्यूरियम को डील किया। फिर इसके बाद इनसाइड की बात करें तो इनसाइड एब्सेंट होती है हमारी साइकोसिस के पेशेंट में, जबकि प्रेजेंट होगी हमारे केस में न्यूरोसिस में। मतलब न्यूरोसिस में उसको पता है कि मैं मेंटली लूं, लेकिन साइकोसिस उसको पता नहीं है। मतलब इनसाइड का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस अबाउट द ओन सेल्फ और मेंटल इलनेस। ठीक है, फिर जजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं हमने कि जजमेंट भी एब्सेंट होता है कहां पर? तो साइकोसिस में, जबकि न्यूरोसिस में प्रेजेंट होता है। यदि रियलिटी की बात करें तो साइकोसिस के पेशेंट में रियलिटी से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, जबकि हमारा बात करें तो न्यूरोसिस में कांटेक्ट रियलिटी से देखने को मिलता है। आगे मैनेजमेंट की बात करें साइकोफार्मेकोलॉजी प्लस ईसीटी मैनेजमेंट है, जबकि न्यूरोसिस के पेशेंट में ईसीटी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सब स्पेशल केसेस में अलाउ कर सकते हैं, जबकि साइकोथेरेपी बेस्ट है और साइकोफार्मेकोलॉजी भी कई केसेस में यूज करते हैं। इसके बाद हमने बात कर ली प्रोग्नोसिस के। प्रोग्नोसिस में गुड प्रोग्नोसिस तो हमारा न्यूरोसिस के पेशेंट का है और बैड प्रोग्नोसिस जो है हमारा किसका है? वो हमारे साइकोसिस पेशेंट का है। नाउ हम डील करते हैं इनसाइट के बारे में। तो एक सेपरेट टॉपिक हम बना रहे हैं इनसाइट। इनसाइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा। एम्स और नॉर्सेट के अंदर, एम्स और नॉर्सेट के अंदर ऐसा एग्जाम है, ऐसा क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन बनता है। और बनता कहां से सर क्वेश्चन? तो ग्रेड से बनता है। किससे बनता है सर? ग्रेड से बनता है। जितने भी नॉर्सेट है, नॉर्सेट 8 से लेकर नॉर्सेट 10 तक, नॉर्सेट 8 से लेकर नॉर्सेट 10 तक, इसके ग्रेड से ही क्वेश्चन आया हमेशा। इसके ग्रेड से ही क्वेश्चन आया है, तो ये इनसाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाईलाइट कर लेना इसको, इनसाइट को। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनसाइट है क्या। बेसिकली इसके 5 ग्रेड हम पढ़ेंगे। इनसाइड के हम 5 ग्रेड पढ़ेंगे, बहुत सारे 6 भी पढ़ाते थे जो 4 ग्रेड को सब डिवाइड कर देते हैं, लेकिन 5 ग्रेड इसके मैक्सिमम ग्रेड से जो इंपॉर्टेंट है वो 5 ग्रेड को हम समझेंगे। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस अबाउट द ओन सेल्फ।
अवेयरनेस अबाउट द ऑन सेल्फ अबाउट द मेंटल स्टेटस, जो बंदा अपनी मेंटल स्टेटस के बारे में बता दे, जैसे मैं बता दूं कि मैं कितना मेंटली इल हूं, तो मेरी इनसाइट क्या है, प्रेजेंट है। तो इनसाइट का मतलब क्या हुआ, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेंटल इलनेस इज नोन एज इनसाइट। उसी को हम क्या बोल देंगे, इनसाइट बोल देंगे। जो बंदा अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग है अबाउट मेंटल इलनेस इज नोन एज द इनसाइट। ठीक है, ऑन सेल्फ भी लिख लो आप, अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ अबाउट मेंटल इलनेस इज नोन एज द इनसाइट। अब इनसाइट की ग्रेड से क्वेश्चन आता है, तो ग्रेड पहली आती है, तो ग्रेड फर्स्ट की हम बात करें तो पहली ग्रेड क्या है सर, ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड थर्ड है। तो ग्रेड फर्स्ट के अंदर क्या होता है, पुअर इनसाइट होती है। क्या होती है, पुअर इनसाइट आपको देखने को मिलेगी, मतलब डिनाई कर देता है वो मेंटल इलनेस को एक्सेप्ट करने से। इसमें क्या होगा, अनअवेयर अबाउट द मेंटल इलनेस। ये क्या होता है सर, अनअवेयर होता है, अनअवेयर अबाउट मेंटल इलनेस, अनअवेयर अबाउट द मेंटल इलनेस। दूसरा क्या हो जाएगा, डेनाइल टू एक्सेप्ट, डेनाइल टू एक्सेप्ट मेंटल इलनेस। थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन क्या बन जाएगी, पुअर इनसाइट, इनसाइट। और फोर्थ लाइन क्या बन जाएगी, लॉस ऑफ इनसाइट, लॉस ऑफ इनसाइट। यहां पर इनसाइट क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और जब लॉस ऑफ इनसाइट हो जाती है, उस वाली कंडीशन में मेडिकल टर्म में क्या नाम देते हैं। कोई अगर आपसे पूछे इसको मेडिकल टर्म में क्या नाम देंगे, तो क्या नाम देते हैं मेडिकल टर्म में, बता दीजिए आप। लॉस ऑफ इनसाइट अगर किसी को देखने में मिलती है आपको, तो आप मेडिकल टर्म में क्या नाम दोगे उसको। तो सर उसको मेडिकल टर्म में नाम देंगे हम एनोसोमनिया। क्या नाम देंगे सर, एनोसोमनोसिया नाम देंगे। स्पेलिंग सही कर लेना, एनो एनोसोमनोसिया। तो लॉस ऑफ इनसाइट को हम क्या नाम देंगे सर, एनोसोग्नोसिया नाम देंगे। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है और हाईलाइट पॉइंट हो सकता है। तो हमारी ग्रेड फर्स्ट कंप्लीट होती है। ग्रेड फर्स्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना कि मैं मेंटली इल हूं, मतलब डिनाइल कर देगा। कोई बोलेगा कि यार आपको मेंटल डिसऑर्डर है, ये डायग्नोसिस हुआ है, तो बोलेगा पागल है, तो मुझे तो कोई डिसऑर्डर नहीं, आई एम फाइन, आई एम वेल, ऐसे वो स्टेटमेंट देना स्टार्ट करता है। तो आप बोलोगे इसकी इनसाइट क्या है, एब्सेंट है, पुअर इनसाइट है, एनोसोग्नोसिया है, इसको एनोसोग्नोसिया है। ठीक है, तो इसके तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, अनअवेयर अबाउट मेंटल इलनेस, डिनाइल टू एक्सेप्ट द मेंटल इलनेस, पुअर इनसाइट और लॉस ऑफ इनसाइट। यहां तक की बात क्लियर होगी, ये सब सारी की सारी क्लियर होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, पेशेंट डेनाइल, पेशेंट डेनाइल टू एक्सेप्ट मेंटल इलनेस। ठीक है, मेंटल इलनेस को डेनाइल करना स्टार्ट कर देता है, एक्सेप्ट टू मेंटल इलनेस। यहां तक की बात समझ में आएगी, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सेकंड हमारे पास आ जाता है ग्रेड, पर सेकंड ग्रेड हमारे पास आ जाती है, ग्रेड सेकंड क्या आ जाती है, ग्रेड सेकंड आ जाती है। ग्रेड सेकंड के अंदर हम क्या देखेंगे, स्लाइटली अवेयरनेस अबाउट द मेंटल इलनेस। स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत पता होगा कि मैं बीमार हूं, थोड़ा बहुत उसको पता होगा, तो स्लाइटली अवेयरनेस
slightly awareness about mental illness, but at the same time denial। मतलब वो एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन उसी टाइम पे सेम टाइम पे क्या करेगा, मना भी कर देगा, डिनाइल कर देगा। सेम टाइम पे वो क्या कर देगा, डिनाइल कर देगा। इस प्रकार की ग्रेड को हम बोलते हैं ग्रेड सेकंड। क्या बोल देते हैं सर, ग्रेड सेकंड। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को बोलेंगे कि यार यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कंडीशन, यू हैव द मेंटल इल, तो बोलेगा यस आई एम हैव द मेंटल इल, मुझे लगता है। लेकिन उससे 10 मिनट बाद बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं फाइन हूं, तो पागल है। ठीक है, तो उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा कि तू पागल है, मैं सही हूँ, फाइन हूँ, मस्त हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो वो क्या बोलेगा कि एक समय तो उसने एक्सेप्ट किया, उसी के जस्ट विद इन द सेकंड उसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि आई एम मेंटली फिट हूँ, आई एम मेंटली वेल हूँ, आई एम नॉट नीड टू द ट्रीटमेंट, मुझे किसी टाइप के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये उसने अपना स्टेटमेंट दिया। तो ग्रेड सेकंड में क्या होगा, एक्सेप्ट किया और सेम टाइम पे ही मना कर दिया सर उसने। ठीक है, आगे चलते हैं हम, और आगे हमारे पास आती है ग्रेड थर्ड। हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रेड आती है, ग्रेड थर्ड हमारे सामने आती है। ग्रेड थर्ड। अब ग्रेड थर्ड के अंदर क्या होगा, एक्सेप्ट टू। ग्रेड थर्ड के अंदर क्या होगा सर, एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्ट क्या होगा, मेंटल कंडीशन को, अवेयरनेस अबाउट मेंटल इलनेस, अवेयरनेस अबाउट मेंटल इलनेस। बट क्या करेगा, ब्लेमिंग टू एक्सटर्नल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर, ठीक है, या अदर फैक्टर या अननोन फैक्टर इटसेल्फ। ठीक है, तो ग्रेड सेकंड के अंदर क्या होगा, अवेयरनेस अबाउट द मेंटल इलनेस। ग्रेड थर्ड में वो एक्सेप्ट कर लेगा कि यस आई एम सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, मुझे पता है, बट इट इज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, बाहर वाला रेस्पॉन्सिबल है, कोई मेरे फैमिली मेंबर रेस्पॉन्सिबल है, उनकी वजह से मैं मेंटली इल हुआ हूँ, या फिर मेरा जो घर का कोई करीबी पर्सन है वो चल गया इसलिए मैं मेंटली इल हुआ हूँ। तो फिजिकल फैक्टर साथ ही साथ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी हेल्थ डिस्टर्ब हुई है और वो मैं मेंटली इल हुआ, उसने फाइनली एक्सेप्ट किया है ग्रेड थर्ड में। तो यहाँ पर इनसाइट तो प्रेजेंट है उसकी और अवेयरनेस भी है, पर दूसरों को हमेशा ब्लेम करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, मेंटली डिसऑर्डर की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो ये ब्लेमिंग कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर को। ग्रेड थर्ड जो होती है, ग्रेड थर्ड में क्या होता है सर, ये हमारी थोड़ी अच्छी ग्रेड है। ग्रेड फोर्थ पे हम पहुंच जाते हैं जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंसाइट। क्वेश्चन बन सकता है इंटेलेक्चुअल इंसाइट कौन सी ग्रेड में देखने को मिल सकता है, तो आप बोलोगे सर फोर्थ ग्रेड में हमको इंटेलेक्चुअल इंसाइट प्रेजेंट होता है। इंटेलेक्चुअल इंसाइट का मतलब क्या होगा, इंटेलेक्चुअल इनसाइट का मतलब क्या हो गया सर, तो आप बोलोगे सर इंटेलेक्चुअल इनसाइट का मतलब ये हो गया कि हम क्या है, हाईली अवेयरनेस है मेंटल इलनेस। हाईली अवेयरनेस नहीं, सिर्फ अवेयरनेस लिखो आप, अवेयरनेस अबाउट मेंटल इलनेस and identify this symptom but not taken treatment। सर उसको पता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस एंड आल्सो आइडेंटिफाई द सिम्टम, उसने सिम्टम भी आइडेंटिफाई कर ली, यस मुझे ये सिम्टम है और सिम्टम कहीं के डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे इस डिजीज के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं।
मतलब पता सब है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये किसके अंदर आता है सर? ये हमारा आता है इंटेलेक्चुअल इंसाइट के अंदर। तो पूछा जा चुका क्वेश्चन कि इंटेलेक्चुअल इंसाइट कहां पर प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर जाएगा सर इंटेलेक्चुअल इंसाइट हमारी प्रेजेंट होती है ग्रेड 4 में। इसके अंदर अवेयरनेस अबाउट द मेंटल इलनेस एंड आइडेंटिफाई द सिम्टम बट नॉट ट्रीटमेंट, नॉट टेकन ट्रीटमेंट, लेकिन वो इसमें ट्रीटमेंट नहीं लेता है। क्या होता है सर? इसमें ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज कर देता है, वो बोलता है कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रेड 4 के अंदर आएगा जिसके अंदर उसके सारी चीजें प्रेजेंट है और उसको फ्यूचर एक्सपीरियंस में भी वो जो सिम्टम्स उसको आए हैं, जो सिम्टम्स को देखने को मिलते हैं, उसको फ्यूचर में भी सीख नहीं ले रहा है। इससे क्या कर रहा है? इससे सीख नहीं ले रहा है। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंसाइट। हमारे पास ग्रेड 4 आ जाती है। ग्रेड 4 के अंदर क्या होता है? ग्रेड 5 के अंदर इसको बोलते हैं ट्रू हायर लेवल का क्या होता है? इनसाइट प्रेजेंट होता है। हायर लेवल की इनसाइट प्रेजेंट होगी तो इसको क्या बोल सकते हो आप? हाईएस्ट लेवल ऑफ इनसाइट। तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हाईएस्ट लेवल की इनसाइट प्रेजेंट है और अवेयर है, ट्रू इमोशनल इनसाइट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं सर? ट्रू इमोशनल इंसाइट। ट्रू इमोशनल इंसाइट के नाम से किस ग्रेड को जाना जाता है? आप बोलोगे सर उसको जाना जाता है ग्रेड 5 को। ये क्वेश्चन बन सकता है, नोट कर लेना, स्टार लगा लेना, 5 स्टार। ये एग्जाम के नोट सेट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रू इमोशनल इंसाइट किस ग्रेड का क्वेश्चन है, किस ग्रेड में आता है। तो आप बोलोगे ग्रेड 4 में आता है। हाईएस्ट लेवल की इंसाइट प्रेजेंट है जिसमें पेशेंट अपनी अवेयरनेस के बारे में, अपने साइन सिम्टम के बारे में और फ्यूचर में जो चेंजेस हो सकते हैं उन सबके बारे में जानना स्टार्ट कर देता है। वो ग्रेड किसके अंदर आता है? ग्रेड 4 5 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? 5 के अंदर आता है। अवेयरनेस अबाउट द इलनेस, उसको पता है कि अवेयरनेस से वो अवेयरनेस अबाउट द हाईएस्ट लेवल इनसाइड प्रेजेंट रहेगी। अवेयरनेस अबाउट इलनेस लीड टू significant changes देखने को मिलते हैं। लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फ्यूचर बिहेवियर। जो आगे जाके फ्यूचर बिहेवियर को क्या करेगा? बिहेवियर को चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है। किसको चेंजेस स्टार्ट कर देता है? बिहेवियर को स्टार्ट कर देता है, फ्यूचर चेंजेस स्टार्ट कर देता है। उसको बोलते हैं ग्रेड 5। क्या बोल देते हैं उसको? ग्रेड 5 बोल देते हैं। तो ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, तो 5 ग्रेड थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। ग्रेड फर्स्ट के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? तो हम बोलेंगे सर इसके अंदर अनअवेयर अबाउट द मेंटल इलनेस होगा, जिसमें पेशेंट को कुछ भी पता नहीं है, वो डिनाई कर देगा अपनी कंडीशन को। इसको बोलते हैं पुअर इंसाइट या एब्सेंट इंसाइट। उसको मेडिकल टर्म में किस नाम से जानते हैं? एग्नोसिया के नाम से जानते हैं। ग्रेड सेकंड के अंदर क्या होता है सर? स्लाइटली अवेयरनेस होता है अबाउट द मेंटल इलनेस, जिसमें पेशेंट क्या होता है? अपनी कंडीशन के बारे में अवेयरनेस होगा बट सेम टाइम पे मना कर देगा। ग्रेड थर्ड के अंदर क्या होता है? एक्सेप्ट करेगा कि यस आई एम सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस बट एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम करना स्टार्ट करता है। और ग्रेड फोर्थ के अंदर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल इंसाइट प्रेजेंट होती है। क्योंकि ग्रेड 5 के अंदर क्या होगा सर? सर ग्रेड 5 के अंदर हाईएस्ट लेवल की इंसाइट प्रेजेंट होती है। उसको अवेयरनेस अबाउट द मेंटल इलनेस और उसको लीड करेगा कि आगे जाके फ्यूचर में ये कुछ बिहेवियर चेंजेस ला सकता है, इसलिए मुझे ट्रीटमेंट भी ले लेना चाहिए। ट्रू इमोशनल इंसाइट और हाईएस्ट लेवल की इंसाइट होती है, कंप्लीटली अवेयरनेस होता है। तो ग्रेड 5 थी जो कि हमारी हाईएस्ट लेवल की इंसाइट प्रेजेंट है पेशेंट में। ठीक है, तो ये थी हमारी इनसाइट से रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इनसाइट से क्वेश्चन बन सकता है 1 2 3 4 स्लाइड स्क्रीन सबको आराम से पढ़ लेना। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और आपके लिए वेरी 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 हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे सर? क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की जब भी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर,
क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं, और इस क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के अंदर हमको दो बेसिकली चीजें देखने मिलेगी। पहली चीज क्या देखने मिलेगी, तो हम बोलते हैं इंडियन क्लासिफिकेशन। तो इसके चार क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारे पास है। इंडियन मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन क्या है, आईसीडी 11। क्या है सर, आईसीडी 11। ये सर आईसीडी 11 क्या है, तो बोलोगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। आईसीडी 11 जो क्लासिफिकेशन है मेंटल डिसऑर्डर है, आईसीडी 11 क्लासिफिकेशन है, और ये मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है। मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाइड करने के लिए आईसीडी 11 में रखा। और किन्होंने दिया था ये आईसीडी 11, सर आईसीडी 11 रिवाइड किया है बाय द डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इट इज अ लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, इट इज अ रिवाइड लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर which is revised by which is published by which is published by डब्ल्यूएचओ। इसके द्वारा सर डब्ल्यूएचओ के द्वारा पब्लिश किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है 2022 में। ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन आया है आईसीडी 11। आईसीडी 10 पढ़ते थे, 2022 के बाद इसको चेंज कर दिया है, और आईसीडी 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया, आईसीडी 11 में कन्वर्ट कर दिया है। आपसे आईसीडी को पूछ सकता है आईसीडी 11 क्या है, तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है। आईसीडी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप बोलोगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज आईसीडी, आईसीडी की फुल फॉर्म होती है। आईसीडी 10 पहले था, और आईसीडी 10 को रिवाइज किया 2022 में। आईसीडी 10 जो था, सॉरी आईसीडी 11 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। आईसीडी 11 को जो है चैप्टर 6 में रखा गया है। किसमें रखा गया है सर, चैप्टर 6 के अंदर रखा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ ने जितने भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं आईसीडी 11 के अंदर, उसको किस चैप्टर में रखा है, चैप्टर 6 के अंदर रखा है, ठीक है। जबकि पहले आईसीडी जो 10 था, आईसीडी 10 उसको किस चैप्टर में रखा था, तो चैप्टर 5 में। और अल्फाबेटली चैप्टर 5 में आते थे, और चैप्टर 5 के अल्फाबेट में चैप्टर एफ में आते थे। किस में आते थे सर, अल्फाबेट नंबर से एफ में रखा था। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर थे उसको आप एफ चैप्टर में पढ़ते थे, F1 F2 F3 F01 F02, इस प्रकार से आप मेंटल डिसऑर्डर पढ़ते थे आईसीडी 10 के जो क्लासिफिकेशन था। नाउ अब उसको चेंज कर दिया और किस में कन्वर्ट कर दिया, आईसीडी 11 में। और आईसीडी 11 जो था वो चैप्टर 6 में रखा गया है। किसने रखा है, डब्ल्यूएचओ ने कब पब्लिश कर दिया था, 2022 में इसको पब्लिश कर दिया था। तो आपके लिए नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और इसमें आईसीडी 11 जो है वो डब्ल्यूएचओ ने दिया था। डब्ल्यूएचओ ने 2022 में वो रिवाइज किया है आईसीडी 10 को। आईसीडी 10 भी डब्ल्यूएचओ ने दिया, और आईसीडी 11 भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप सब बताओगे जेनेवा में, ठीक है। इसको रिवाइज किया था 2022 में। और फिर इसके बाद आईसीडी 10 जो था उसको 5 चैप्टर में था, और आईसीडी 11 को हम चैप्टर 6 में रख देते हैं। इसके बाद थर्ड जो क्लासिफिकेशन हमारे सामने आता है आईसीडी 11 के बाद, वो एक और क्लासिफिकेशन था डीएसएम 5। पहले डीएसएम 4 था, अब डीएसएम 5 हो गया है, और डीएसएम 5 प्लस टीआर हो गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीएसएम 5 थर्ड जो क्लासिफिकेशन होगा वो हमारा है डीएसएम 5
टीआर मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल 5 टेस्ट रिवाइड। सर ये आईसी DSM-5 TR किसने दिया? तो ये हमारा जो साइकेट्रिक ऑफ अमेरिका एसोसिएशन थी, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक के द्वारा ये DSM-5 दिया था, 2022 में दिया था। इट इज ए गिवन बाय, इट इज, इसको बोलोगे सर, इट इज गिवन बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इट इज ए गिवन बाय। तो किसने दिया सर? ये दिया अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। कब दिया था सर? ये 2022, 2022 में ही हमको क्या दिया? DSM-5 दिया था। तो DSM-5 TR रिवाइज भी किया गया। पहले DSM-4 पढ़ते थे हम, और DSM-4 के अंदर भी क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन दिया कि एक्सिस फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, फाइव होता है। एक्सिस फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये डिसऑर्डर, थर्ड में, फोर्थ में, फाइव में, इस प्रकार से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि DSM-5 जो होता है लेटेस्ट क्लासिफिकेशन क्या है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा? तो आप बोलोगे सर DSM-5 है, जिसको टेस्ट रिवाइज के नाम से जानते हैं। DSM-5 टेस्ट रिवाइज के नाम से हम उसको जानते हैं। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने डील कर ली है। किसके अंदर डील करी है सर? तो आप बोल दोगे DSM-5 के अंदर। अच्छा, ये DSM कब आया है? अगर आप समझो सिर्फ DSM कब आया, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल जो मैनुअल था DSM, ये DSM 2013 में आया था। तो ये आगे मॉडिफाइड करके DSM-5 कर दिया, DSM-5+TR कर दिया है, जो कि 2022 में इसको रिवाइज किया गया है। कब रिवाइज किया है? 2022 में। तो ये पब्लिश कब हुआ है? 2013 में हो गया था। तो DSM-5 TR का पब्लिश हुआ है 2022 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। यहाँ तक की बात होगी। अच्छा, नया क्लासिफिकेशन एक और बचता है, वो क्लासिफिकेशन 4 है। तो 4 क्लासिफिकेशन बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर के हैं, और इसमें लास्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास सामने आ जाता है। और वो क्या क्लासिफिकेशन है? तो आप बोलोगे सर उस क्लासिफिकेशन का नाम है, बता दो क्या नाम है? रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया। क्या है सर? रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया है, रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया है, रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया है। ये रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया जो होता है, ये क्लासिफिकेशन करता है किसको? मेंटल डिसऑर्डर। किसको क्लासिफिकेशन करता है? मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन करता है। बट रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया जैसे नाम से पता चल रहा है, ओनली द पर्पस इज द रिसर्च। रिसर्च में इस पर्पस से इसको यूज करते हैं। इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। but but purpose is only in research, not in clinical setting। ठीक है, तो इसका जो पर्पज रहेगा मेंटल डिसऑर्डर, ये पर्पज है ओनली इन द रिसर्च है। इसका कहां पर नहीं? क्लिनिकल सेटिंग में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो नाउ यू आर बेटर अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया। हमारे रिसर्च के पर्पस में यूज किया जाएगा। ये भी एक क्लासिफिकेशन था मेंटल डिसऑर्डर का, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन ओनली द पर्पज ऑफ द रिसर्च में यूज किया जाता है, क्लिनिकल सेटिंग में इसका यूज नहीं है रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया का। ये इसकी बेसिकली बातें थी जो हमने आपको बता दी है। इसकी जो बेसिकली बातें थी वो सारी की सारी हमने डील कर ली है रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया से रिगार्डिंग। ठीक है।
कॉग्निशन चेंजेस, मोटिवेशन, इमोशन, इन सबको देखा जाता है रिसर्च डोमेन के अंदर। ठीक है, तो मेंटल डिसऑर्डर को उस हिसाब से क्लासिफाइड किया गया था। तो 4 क्लासिफिकेशन हमने देख लिए सर। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में पहला इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, दूसरा इंडियन मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन, दूसरा हमने देख लिया सर ICD-10, ICD-11, दूसरा हमने क्या देख लिया सर ICD-11 देख लिया जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ICD-11 जो था लेटेस्ट क्लासिफिकेशन था जो 2022 में आया, 2012 में आ चुका है। इसके बाद हमने बात करी ICD जो 11 है किसने दिया, WHO के द्वारा पब्लिश किया गया था। इसके बाद DSM-5 आया था जो थर्ड था, और हमारा रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे इंडियन क्लासिफिकेशन की, जो कि सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन है। इंडियन क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है। द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। इसका बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे, साइकोसिस, न्यूरोसिस और स्पेशल डिसऑर्डर। साइकोसिस, न्यूरोसिस और स्पेशल डिसऑर्डर। स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरोसिस मेंटल डिसऑर्डर और थर्ड हमारे पास स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर। तो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। क्लासिफिकेशन फर्स्ट, क्लासिफिकेशन सेकेंड और क्लासिफिकेशन थर्ड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन फर्स्ट की। किसकी बात कर लेते हैं सर, क्लासिफिकेशन फर्स्ट जो साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। किसकी बात करेंगे हम, साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर। जो साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर है, इस साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप में। किसमें, 2 टाइप में फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला जो टाइप था साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर का वो है ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर, दूसरा फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। पहला है ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर, दूसरा था फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। दूसरा क्या होता है, फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। जो ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर होता है ये आगे फिर फर्दर क्लासिफाइड हुए 2 टाइप्स में। और ये होता है एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम और क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम। किसमें क्लासिफाइड हुए हैं सर, ये एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम जिसको हम डेलिरियम के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं सर, डेलिरियम के नाम से जानते हैं। और एक होता है हमारा क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम। दूसरा हमारे पास क्या जाता है, क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम जिसको हम डिमेंशिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डिमेंशिया के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास 2 चीजें बेसिकली आ गई है। पहला हमारे पास आ गया ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर और दूसरा हमारे पास आ गया फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक साइकोसिस जो डिसऑर्डर होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड है 2 टाइप्स में, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम एंड क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम। द एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम इज नोन एज द डेलिरियम एंड द क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम इज नोन एज द डिमेंशिया। ठीक है,
अब हम बात करते हैं फंक्शनल साइकोसिस की। किसकी बात करेंगे सर? हम फंक्शनल साइकोसिस की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फंक्शनल साइकोसिस की। ये फंक्शनल साइकोसिस और नॉन फंक्शनल साइकोसिस होते हैं। फंक्शनल साइकोसिस में हमारे पास आता है सीजोफ्रेनिया। क्या आता है सर? सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया किस में आएगा? तो आप बोलोगे सर फंक्शनल साइकोसिस में आएगा। किस में आएगा सर? फंक्शनल साइकोसिस में आता है सीजोफ्रेनिया। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है? सेकेंड हमारे पास आ जाता है नॉन फंक्शनल साइकोसिस। क्या आ जाता है? नॉन फंक्शनल साइकोसिस। तो नॉन फंक्शनल साइकोसिस में आपको क्या देखने मिलेगा? सर इसके अंदर दो चीजें होती है। नॉन फंक्शनल साइकोसिस के अंदर हमारे पास दो चीजें देखने मिलेगी। पहला हमारे पास आ जाएगा मेनिया, दूसरा आ जाएगा डिप्रेशन, जिसको मूड अफेक्ट डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। नॉन फंक्शनल साइकोसिस में हमारे पास मूड अफेक्ट डिसऑर्डर आता है, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। मेनिया एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा दो क्लासिफिकेशन और हो गए। पहला क्लासिफिकेशन हमारा मेनिया और दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या हो गया? डिप्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमने फर्दर क्लासिफायर हमारा फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर और नॉन फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। फंक्शनल साइकोसिस में हमारा सिजोफ्रेनिया, नॉन फंक्शनल के अंदर मूड अफेक्ट डिसऑर्डर, जिसमें मेनिया डिप्रेशन होता है। ये साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन था। दूसरा हमारे पास आता है न्यूरोसिस डिसऑर्डर। दो डिसऑर्डर हमारे पास आते हैं, एक आता है न्यूरोसिस और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर। तो न्यूरोसिस डिसऑर्डर की बात करें, न्यूरोसिस डिसऑर्डर और स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर, स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर। तो अगर मैं बात करूं न्यूरोसिस डिसऑर्डर की, तो न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको? तो न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास पहला आता है फियर, फोबिया, एंजाइटी, हिस्टेरिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। ये हमारे किसके अंदर आते हैं? सर ये न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। इसके बाद हम स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं? तो स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर के अंदर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम, सेक्सुअल डिसऑर्डर, चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे, सेक्सुअल डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। नाउ हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज वेल एज हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या? सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर, सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे ईटिंग डिसऑर्डर। इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे सर? ईटिंग डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेशल टाइप के मेंटल डिसऑर्डर हो गए। क्या हो गए सर? ये स्पेशल टाइप के मेंटल डिसऑर्डर। तो नाउ हमने क्या देखा सर? हमने देखा यहाँ पर साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर, इसके बाद न्यूरोसिस मेंटल डिसऑर्डर, स्पेशल टाइप के मेंटल डिसऑर्डर। तो कंप्लीट इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर हो गया। इसी के साथ हम क्लास को यहीं फिनिश करेंगे आज। इसके बाद फर्दर क्लास के अंदर हम इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एक बार। इसके बाद इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोलॉजी, इस प्रकार से आगे डील करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारी पहली क्लास थी, आज सेकंड क्लास थी सॉरी, और सेकंड क्लास के अंदर हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। और देखो अगर इस क्लास को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, यदि आपको
इन क्लासेस को, जिन क्लासेस को हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए, इस क्लासेस की पीपीटी चाहिए या पीडीएफ चाहिए आपको कि ये नोट्स आपको ऐसे कैसे मिल जाएं, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर में हम आपको दे देंगे, उस डिस्क्रिप्शन के नंबर से आप हमारे ग्रुप में मैसेज कर देना, सपोर्टिव टीम आपको वो पीपीटी शेयर कर देगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि ये हमारी क्लास सेकंड थी जो हमने कंप्लीट कर दी है, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर को डील किया है। तो नाउ आज हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है उसके अंदर हम साइकोसिस न्यूरोसिस का डिफरेंस देखा, और उसके बाद हमने कंप्लीट जब डिफरेंस देख लिया तो उसके बाद हम कहां पहुंच गए थे सर, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में पहुंचे, और क्लासिफिकेशन की बात करें इनसाइड को हमने डिटेल में बात करा, इनसाइड से जहां से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद हमने ग्रेड कंप्लीट करी, और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में आए और चारों क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए। अब कल जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा, इंडियन मेंटल डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन को। ठीक है, और आगे से वन बाय वन इसको डील किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, इतना पोलाइटली आपने सुना है। और जैसा कि आपको मैंने बोला है कि अगर आपको पीपीटी चाहिए तो पीपीटी के लिए आप क्या करेंगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर होंगे, उनसे कांटेक्ट करें और आपको ये जो पीडीएफ है या पीपीटी है ये शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें, और हमारे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसको हमने इस प्रकार से कवर किया हुआ है कि ये आप दोनों के लिए बेनिफिट साबित करेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।